नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 4 में बात करेंगे बाई जायसवाल सर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस कर रहे हैं, और जिसकी पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। तो चलिए देर न करते इस टॉप 20 क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और 20 में से जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है। रेखा गणित है, ज्योतिष गणित है, अंक गणित है या बीज गणित है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो गणित की सभी शाखाओं में जो है प्राचीनतम शाखा जो कहलाती है वह कहलाती है अंक गणित। ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधि है वह आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रदर्शन विधि है या ये सभी विधियां कहला जाती हैं। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधि होती है वह कहलाती है हमारी प्रदर्शन विधि। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि है जिसमें देखा जाता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप ये बताइए कोई भी एक अच्छी मूल्यांकन विधि कब हो सकती है, उसमें क्या देखा जाए। उसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि होनी चाहिए, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि होनी चाहिए, पाठ्यवस्तु से संबंधित विधि होनी चाहिए या ये सभी विधियाँ विद्यमान होनी चाहिए। तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह होती है जिसमें क्या देखा जाता है, जिसमें शिक्षण हेतु अपनाई गई विधियाँ होती हैं या आपके बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि हो। तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह होगी जिसमें क्या देखा जाए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि देखा जाए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फोर्थ प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न पूछा रहा है कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है। देखिए साथियों, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है या समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या उपयुक्त सभी की बात करेंगे। तो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन होता है। मूल्यांकन होता है, उद्देश्य होता है, अधिगम होता है या ये सभी होते हैं। देखिए अंतिम तो सभी तो नहीं हो सकते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान कहलाता है कौन सा कहलाता है। 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया गया है प्रत्येक प्रश्न को कमेंट करने के लिए। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान है वह कहलाता है मूल्यांकन। अंत में क्या होता है, मूल्यांकन ही होता है। हम साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनका फिर अंत में क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने कितना, परीक्षा जो होती है वार्षिक परीक्षा एक मूल्यांकन ही होती है। बच्चे ने कितना सीखा, जाना, समझा, ठीक है, शिक्षक का कितना अनुकरण किया। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पाठ योजना का भाग नहीं होता है। प्राप्त उद्देश्य हो गए, पाठ प्रस्तुति योजना हो गया, शिक्षा के उद्देश्य हो गया, उपयुक्त सभी। देखिए पाठ योजना का भाग पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं और पाठ प्रस्तुत योजना, ये दोनों पाठ योजना के भाग होते हैं, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य ये पाठ योजना का भाग नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर देंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या सीवी रमन है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए जब भी एग्जाम में अगर इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है, वीवीवीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, डीवी या स्किनर की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरे प्रत्येक शेर शेरनी भाई बहन सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दहाड़ना एग्जाम में तभी आप दहाड़ सकते हैं जब आप तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। जैसे शेर सोता रहता है, जब भी जागता है, दहाड़ता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे आपको साइलेंटली आपको तैयारी करना है। एग्जाम में बिल्कुल दहाड़ना है, स्कोर को बेटर करना है, सिलेक्शन 101% यहाँ पे बनना है, पाना है, अपने माता पिता को सपने को साकार करना है। ठीक है, तो खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपने कमेंट किया प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल आपके एक नंबर यहाँ पे सही होता नज़र दिख रहा है, आपकी प्रिपरेशन में बल दिख रहा है। निगमन विधि का उपयोग क्या होता है? मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना या सूत्र का प्रयोग करना। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, निगमन मतलब क्या होता है? नियम से लेके उदाहरण की फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो निगमन विधि का जो उपयोग है वह सूत्र की स्थापना करना, यह सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र से संबंधित है, जान लीजिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना कि 50-50 में आपकी गाड़ी फंसी हुई है, 50-50 में आपकी गाड़ी कैसे निकलेगी। तो निगमन विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। अगर सूत्र का प्रयोग हो रहा है तो कौन सा होगा? निगमन विधि की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, समय सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या विश्लेषण विधि। देखिए, अगर व्याकरण हिंदी में अगर व्याकरण पूछा जाता है तो व्याकरण जो होता है आगमन निगमन दोनों विधियों पर होती है। लेकिन यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी, गणित शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, गणित पेडागोजी की बात कर रहे हैं। तो सामान्य से विशिष्ट जो की ओर शिक्षण सूत्र जो आधारित विधि कहलाती है वह कहलाती निगमन विधि। जब भी सामान्य से विशिष्ट जिक्र होगा, निगमन विधि का नाम सरोपर ही आ जाएगा। और कुछ नहीं, केवल सर्च करना है मैथ्स पेडागोजी बाय जायसवाल सर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला हमारा प्रश्न था इसके पहले सामान्य से विशिष्ट, अब इसको प्रश्न को उलट कर दिया गया है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित जो विधि कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? तो ये तो निगमन विधि हो नहीं सकती, क्योंकि निगमन विधि में क्या होता है, हमने पिछले में पढ़ा, निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र होता है। तो निगमन विधि इसमें हम इस ऑप्शन पर हटा लेंगे। बचती है आगमन, संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब बड़ा होता है और सूक्ष्म यानी छोटा, यानी बड़े से छोटे में जाना, विशिष्ट से समान में जाना, यह जो शिक्षण सूत्र आधारित होता है आपके आगमन विधि का हो जाता है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या होता है? निगमन विधि के शिक्षण सूत्र समान से विशिष्ट और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अर्थात अमूर्त से मूर्त की ओर होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? आकार, विस्तार, स्थिति या उपरोक्त सभी दिया गया है। देखिए, रेखा गणित की बात की रहे तो रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो वह आपके आकार, विस्तार, स्थिति, इन तीनों आयामों में रेखा गणित में जो है इन तीनों आयामों को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए उपरोक्त सभी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, दोनों हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रेरणात्मक की बात करेंगे। प्रेरणा कैसे दी जाती है? तो प्रेरणा हमेशा एक पॉजिटिव होती है, एक सकारात्मक होती है, मतलब उसमें सजीवता होती है। तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के इसकी सूत्र है कौन सा हो जाएगा? सजीवता। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। गणित शिक्षण के पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक होता है? शिक्षक को पाठ को याद कराना, तो याद अपने आप में निगेटिव माना जाता है पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाए, छात्रों की कमजोरियों को पता लगाना या विषय का गूढ़ अध्ययन करवाना। तो गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण इसलिए आवश्यक है जिससे विषय वस्तु का मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता। क्या किया है? विषय वस्तु का विकास जो है मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज के साथ। सभी लोग जानते हैं कि साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, साइंस ग्रुप के सभी लोग हैं, तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध सभी लोग जानते हैं विज्ञान के साथ होता है। और एक कई बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को भी हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका प्रश्न बन जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से, आपके स्कोर को बेटर करने की दृष्टि से, क्योंकि आपको जानते हैं मैथ्स पेडागोजी में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 में से 15 अगर कंफर्म करना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लासेज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंसेप्ट वाइज हम क्लास करेंगे पेडागोजी के बाद, क्योंकि कंसेप्ट के भी 15 प्रश्न आते हैं और कंसेप्ट में 12+ अगर स्कोर लाना है तो आने वाली क्लासेज इससे भी बेहतरीन होने वाली हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अगला, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक दोनों होते हैं या कोई नहीं? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों रूपों में होते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सांस्कृतिक उद्देश्य कहा जाता है, शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है, सामाजिक उद्देश्य, या ये सभी उद्देश्य कहा जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही क्या कहा जाता है? शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या होता है? विद्यालय की आधारशिला, प्रश्नपत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, या छात्रों की आधारशिला? तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है वह प्रश्नपत्र निर्माण की आधारशिला होती है। बी ऑप्शन वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन होती है? योजना विधि होती है, निगमन विधि होती है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहें, या उपरोक्त सभी? आप सभी जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, वैज्ञानिक विधि पर आधारित जो उपयुक्त विधि होती है वह योजना विधि, निगमन विधि भी होती है, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली ये भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका इस क्लास का पार्ट नंबर 4 का 20 नंबर प्रश्न है, और आज हम टोटल मैथ्स पेडागोजी के 80 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, या उपरोक्त सभी होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। इस प्रश्न को आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। मॉक क्वेश्चन के साथ साथ टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।